अस्तु तर्हि कहाँ तक पाठ हो गए थे? यहीं से होना है, ननु एवं सति। जी जी, ओपन करिए, ओपन करिए। तो देखिए, उस दिन हम लोगों ने जो जाना उस सिद्धांत के बारे में, यह कि न्याय दर्शन से तावत अयम सिद्धांत वर्तते, यह तो प्रथम क्षणे तावत द्रव्यम निर्गुणम उत्पद्यते निर्गुणम निष्क्रियं च। ठीक है, तो इस सिद्धांत के विषय में हमने जाना था, और उस विषय पर सारी चर्चाएं हुई थी कि कैसे ये होता है। ठीक है, अर्थात प्रथम क्षणे द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियं चोत्पद्यते। ठीक है, अब उसमें उसमें जो दोष इत्यादि होंगे, कुछ एक दो दोषों की चर्चा तो वहां पर हुई थी। ठीक है, जैसे कि एक दोष उसमें आया था कि यदि वो हो जाएगा तो अभी देखो अगुणी होगा, गुण रहित होगा, तो उसका ग्रहण कैसे होगा, सारी चीजें आएंगी आगे इसमें। यह तो कुछ चर्चा हो गई थी। देखिए, लिख रहे हैं ननु एवं सति अर्थात अर्थात प्रथम क्षणे द्रव्ये निर्गुणे निष्क्रिय च सति। अवगतम, प्रथम क्षण में द्रव्य निर्गुण और निष्क्रिय होता है। इति स्वीकारे सति घटो अचाक्षुषा स्यात् आरूपी द्रव्यत्वात् वायुवत्। अवगतम, कह रहा है प्रथम क्षण में जो घट होगा, जो कि उसमें कोई गुण नहीं होता है, तो रूप भी एक गुण है। रूप क्या है? रूप रस गंध स्पर्श, तो गुण है। तो जब उसमें रूप भी नहीं होगा, क्योंकि गुण तो कोई रहता नहीं है, जब रूप नहीं होगा तभी उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा, इसलिए उसे क्या नहीं होगा? चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए कह रहा है घटो अचाक्षुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचाक्षुष हो जाएगा। क्यों? उसमें रूप ही नहीं है। कैसे? वायु की तरह। जैसे वायु में रूप नहीं होता, इसलिए उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है। तद्वत प्रथम क्षणे या घटा भवति तस्यापि तावत चाक्षुष प्रत्यक्षम न भविष्यति। ये इन्होंने एक दोष कहें या आपत्ति कहें, ठीक है ना, एक दोष या आपत्ति। तो इन्होंने ये दोष दिया कि यदि प्रथम क्षण में इस सिद्धांत को स्वीकार करेंगे कि प्रथम क्षणे निर्गुणम निष्क्रियं च, तो इन्होंने एक पहला दोष दिया, पहली आपत्ति ये दिया कि होगा क्या कि अचाक्षुष होने लगेगा, अर्थात उसका जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोष है। अब इस दोष का निर्वाण कैसे करते हैं? तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम। अब कह रहे हैं कि देखो, वही द्रव्य चाक्षुष होता है, अर्थात उसी द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। यद महत्वे सत्य उद्भूत रूपवत, जिसमें महत्व सति मने जो रूप है वो महत परिमाण में होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि वो अत्यंत सूक्ष्म होगा तब भी, क्योंकि देखो प्रत्यक्ष के लिए क्या होना चाहिए? उस द्रव्य को महत होना चाहिए। महत क्या है? महत एक जब हम परिमाण पढ़ रहे थे, अणु महत दीर्घ संचेती, वहां पढ़े थे उसके भेद। तो महत माने उसको महत विशिष्ट होना चाहिए। महत विशिष्ट। अब जैसे परमाणु जो होता है, परमाणु का चाक्षुष प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? प्रणाम प्रणाम। तो क्यों? क्योंकि उसमें महत नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो उसी द्रव्य को आप देख पाते हैं, उसी का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो पाता है जिसमें रूप हो, साथ में उसमें महत होना चाहिए। माने उसको महत का मतलब आप ऐसे समझिए कि उसको दीर्घीभूत होना चाहिए। ठीक है ना? अब जैसे अणु है, अणु में रूप तो हो सकता है, होता है, ठीक है ना, किंतु उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें महत नहीं है। ठीक है ना? तो महत्व सती उद्भूत रूप वाला जो होता है उसी का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। अद्रव्यम च स्यात्। पहला दोष क्या दिया? पहला दोष दिया कि उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा। समझो, घट प्रथम क्षण में जो घट होगा उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों? उस समय उसमें रूप नहीं रहेगा, तो जिसमें रूप नहीं होता है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। इति आपत्ति दोषो वा। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा दोष ये आएगा, अद्रव्यम च स्यात्। प्रथम क्षणे यह घटा भवति
तत्र अद्रव्यत्वापत्ति, अर्थात उसको हम द्रव्य नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं, उसको द्रव्य नहीं कहा जाएगा, उसमें द्रव्य का लक्षण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लक्षण है गुणाश्रय, गुणाश्रयम द्रव्यम, जो गुणाश्रय है अर्थात जिसमें जो गुण का आश्रय होता है उसी को द्रव्य कहते हैं। उसमें गुण तो रहता नहीं है प्रथम क्षण में, जब गुणाश्रय नहीं है तो गुणाश्रय का अभाव है, तो गुणाश्रयत्वाभावात् अद्रव्यम भविष्यति इति दोषः। क्यों? गुणाश्रयो द्रव्यम ही इति ही द्रव्य लक्षणम अवगतम तर्हि प्रथम क्षणे निर्गुणम निष्क्रियम च द्रव्यम भवति इति सिद्धांत स्वीकारे तावत् ग्रंथकारेण दोषद्वयं प्रदर्शितम अवगतम। अग्रे किमस्ति कथम परिहारः भवति तर्हि ग्रंथकारः अग्रे तावत् लिखति किम सत्यम, सत्यम अर्थात यद् भवद्भिः प्रतिपादितं पूर्व पक्ष रूपेण तत् सत्यम अर्थात अहम स्वीकरोमि, किंतु सत्यम का मतलब होता है अर्ध रूपेण, अर्ध स्वीकरोमि, हम समझे। तो सत्यम अर्थात ठीक है, आपकी बात कुछ हद तक सही है। प्रथम क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते तदा का नो हानि, यदि प्रथम क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता तो तदा तब का माने कौन सी, ना माने अस्माकम हानि, हमारी हानि क्या है उसमें। यदि चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है प्रथम क्षण में तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि द्वितीय क्षण में उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो इन्होंने पहला दोष का निवारण इस प्रकार से कह दिया कि हानि नहीं है यदि चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। नहीं सगुणोत्पत्ति पक्षेपि निमेषावसरे घटो गृह्यते, कह रहे हैं कि सगुणोत्पत्ति पक्षी, यदि तुम ये भी मान लो कि प्रथम क्षण में सगुण द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो निमेष में, निमेष मात्र में जो क्षण होता है, क्योंकि क्षण का मतलब अत्यंत सूक्ष्म काल को ही क्षण कहते हैं, उसमें भी उस घट का ग्रहण होता नहीं, इसलिए आप उसको सगुण मानो या निर्गुण मानो। इसलिए जब सिद्धांत बना है उसमें हमको ज्यादा अन्य चीजें दोष नहीं आ रहे हैं, इसमें बहुत से दोष आ जाएंगे सगुण पक्ष में, इसलिए हम उसी सिद्धांत को स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि उस सिद्धांत को स्वीकार करने में तो कोई हानि है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसका निवारण कर दिया। तेन तेन व्यवस्थितम एतत् निर्गुणम एव प्रथमम घटा उत्पद्यते इति निश्चितम निश्चय प्रथमिदम जातम द्वितीयादि क्षणेषु चक्षुषा गृह्यते, लिख दिया। द्वितीयादि क्षण में तो चक्षुषा उसका ग्रहण हो ही जाएगा। न च प्रथम क्षणे, अब दूसरे दोष का निवारण कर रहे हैं, न च प्रथम क्षणे गुणाश्रयत्वाभावात् अद्रव्यत्वापत्ति, अर्थात प्रथम क्षणे द्रव्यम तावत् गुणस्य तावत् आश्रयो न भवति तर्हि अद्रव्यत्वापत्ति इति ना, क्योंकि ना को वहां जोड़ोगे बाद में। प्रथम क्षणे गुणाश्रयत्वाभावात् द्रव्यत्वापत्ति ना, क्यों? आगे हेतु देगा। समवायी कारणम द्रव्यम, लक्षण है द्रव्य का, लक्षण क्या है? समवायी कारणम द्रव्यम, जो समवायी कारण है वही द्रव्य। इति द्रव्य लक्षण योगात, इस प्रकार का द्रव्य का लक्षण का संबंध होने से, ठीक है ना। इति द्रव्य लक्षण योगात समवायी कारणम द्रव्यम। आगे कुछ लिखेंगे, योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च। अब देखिए, यद्यपि प्रथम क्षणे घटे निर्गुणम भवति, अर्थात प्रथम क्षणे घटम तावत् निर्गुणम भवति, अर्थात तत्र गुणः न भवति, किंतु तस्य योग्यता तु अस्ति, तस्य अर्थात गुणाश्रयस्य योग्यता अस्ति। योग्यता च गुणात्यंताभावा भाव, समझ में आया? अब क्या समझ में आया? गुणा, योग्यता की परिभाषा दे रहे हैं। गुण योग्यता च गुणात्यंताभावा भाव, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अत्यंता भाव क्या है, ठीक है ना। तो त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को भावा अत्यंता भावा, ठीक है ना। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव होता है, ठीक है ना। त्रिषु कालेषु यस्य अभावः सः अत्यंता भाव सामान्येन तावत् वक्तव्यम, ठीक है ना। तो अब ये बताइए, उस द्रव्य में प्रथम क्षणे उत्पन्ने द्रव्य में जो गुण है, तो गुण का जो अत्यंता भाव नहीं है, अभी तो अत्यंता भाव का अभाव है, क्योंकि त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव नहीं है गुण का, क्योंकि द्वितीय क्षण में होने वाला है वहां। इति निश्चितमेव, ये निश्चित है कि द्वितीय क्षण में भविष्यति, यदि द्वितीय क्षण भविष्यति तो वहां अत्यंता भाव नहीं हुआ,
समझ रहे हैं? जहां पर त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव होता है उसे कहते हैं हम अत्यंता भाव। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, अत्यंता भाव हुआ नहीं। अब फिर तो क्या हुआ? अत्यंता भाव का अभाव हुआ। तो गुणा, वही तो अत्यंता भाव का अभाव ही तो योग्यता है। गुणात्यंता भावा भावा, तो अत्यंता भावा भावा है, तस्मात योग्यता तु अस्ति हो। इसलिए योग्यता को लेकर के उन्होंने काम चला लिया कि यद्यपि गुणा नास्ति तस्मात, यद्यपि गुणा वर्तमान नहीं नास्ति किंतु योग्यता अस्ति तस्मात हानि नास्ति। इसलिए उसमें अद्रव्य नहीं कहेंगे, उसको हम अद्रव्य नहीं कहेंगे, ठीक है ना? योग्यता उसमें बैठी है। अग्रे तो की भैया, मस्ती। जी प्रणाम। ये कह रहे हैं कि जी जी प्रथम क्षण में मतलब कि घट में जो है द्रव्यता तो नहीं रहती है, लेकिन द्वितीय क्षण में हो जाती है ना। जी मतलब कि उसमें यदि योग नहीं होता है संकर उसका, लेकिन फिर भी उसको द्रव्य नहीं कह सकते, द्रव्य ही है वो। जी 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 तो ये जैसे समवायी कारणम द्रव्यम, इस द्रव्य के लक्षण को माने तो क्या यहाँ होगा कि एक और भी लक्षण गुणाश्रय हो द्रव्यम। हम्म। तो दोनों के हिसाब से यहाँ पे जो है उसमें द्रव्यता आ जाएगी। और क्या, क्यों नहीं आएगी? जी। क्यों? कोई समस्या तो सम नहीं है। नहीं, समस्या कहाँ है? समवायी कारणम द्रव्यम तो है ही। समवायी कारण क्यों इस हम्म लक्षण को दिया? आप समझे कि नहीं? आप समझ नहीं पाए शायद। ये लक्षण हम्म देने का मतलब क्या है? समवायी कारण द्रव्यम, हम्म यहाँ पर प्रसंग में क्या उसका औचित्य है? औचित्य यही है कि द्वितीय क्षण में हम्म। वहां क्या उत्पन्न हो रहा है? द्वितीय क्षण में गुण। घट उत्पन्न हो रहा है, गुड़, हाँ द्वितीय ठीक है। द्वितीय क्षण में उस घट में क्या उत्पन्न हो रहा है? गुण। घटत्व रूप जो है। जी। घटत्व रूप। हाँ, रूप ही तो गुड़ है उसका। तो घटत्व रूप क्या बोल रहे हो? अरे, जो घट रूप उत्पन्न हो रहा है तो वही तो गुड़ है। हाँ, घट रूप उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण में। जी। उस रूप का समवायी कारण कौन है बताओ? इसका उस दो द्वितीय क्षण में जो रूप उत्पन्न हुआ, तस् समवायी कारणम किम? घट उसका है। समवाय कारण तो घटे होगा ना, घट रूप का समवाय कारण घट होगा। और क्या। हाँ, अब समझना बात को। तो जो द्वितीय क्षण जी में रूप तन। हो रहा है, तस् रूप समवायी कारणम घटम। जी। जब घट हुआ, तो घट जब समवायी कारण हुआ, और जो समवायी कारण होता है वो द्रव्य होता है, तो लक्षण चला गया कि नहीं चला गया द्रव्य का? पहले बताओ। हाँ, चला गया, ठीक है। हमको यही तो ले जाना है, क्योंकि हाँ हाँ समवायी कारण वो बन गया। हाँ हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ। समवायी समवायी कारण बन गया है। क्यों? द्वितीय क्षण में उसमें उसी में रूप उत्पन्न हो, समवाय संबंध से रूप उसमें उत्पन्न हो रहा है। यदि वो समवायी कारण हो हाँ। गया तो समवायी कारण में द्रव्य द्रव्य लक्षण बढ़ते। ठीक है। अथवा यदि गुणाश्रय तो भी मानते हो तो गुणाश्रय है, हाँ भी वर्तमाने नास्ति तथापि हाँ गुणाश्रय योग्यता तो अस्ति हो। हाँ। मतलब योग्यता से जो है मतलब योग्यता से मान लेंगे गुणाश्रय है वो। हाँ हाँ। ठीक ठीक। लेकिन अब योग्यता से मान लोगे, तुम्हारे अंदर तो प्रश्न नहीं आया, पर मेरे अंदर एक जो हम्म। प्रश्न आ गया। लेकिन देखो, सोचना कभी, बताइए। अचानक अचानक जी। दिमाग में ये चीज आ गया कि जैसे देखो, योग्यता को मान करके इसने काम चला लिया है, कह दिया कि हाँ योग्यता हाँ। है यद्यपि। तो ये जैसे मान लो योग्यता को लेकर के कभी भी पूर्व में इस प्रकार का व्यवहार होता नहीं, क्योंकि लोग विरुद्ध है ऐसा। नहीं, हाँ, विरुद्ध, हाँ क्यों? ठीक है। समझ गए ना? हाँ हाँ क्योंकि पुत्रोत्पादन से योग्यता तो भवती अपि हाँ अस्ति, हाँ हाँ भवत्यपि, हाँ किंतु हाँ हाँ पितृव्यवहार न भवती। हाँ हाँ, सही है। आपको पिता नहीं कहा जाएगा, समझ रहे हैं? वो तो पुत्रोत्पादने हो हम्म भविष्य दी। हम्म। तो थोड़ा सा देखना, ग्रंथकार ने अपना ग्रंथ लगा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, हम्म। ठीक। चलिए, अब इसका मतलब यहाँ पर समाप्त हो गया, समवायी कारण हो गया। अब इन्होंने लिखा असमवायी कारणम तदुच्यते। असमवायी कारण क्या है? ठीक है ना? असमवायी कारण तो तर्क संग्रह में आपने पढ़ा था, उसको भी एक बार स्मरण कर ले रहे हैं। कारणेन कारणेन व सह कस्मिन् अर्थे सम्मेतम सद तद असमवायी कारण, ये वहां पर इस प्रकार का लक्षण आया था। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये? असमवायी कारण तदुच्यते यत समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम, वही है समवायी कारण। तो इन्होंने दो चीज कहा। अवधृत सामर्थ्यम का मतलब होता है अवधृतम सामर्थ्यम एन तत् अवधृत सामर्थ्यम कारणम, क्योंकि नपुंसक लिंग है, ठीक है ना? और
यत समवायी कारणम प्रत्यासन्नम, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, समवायी कारण प्रत्यासन्नत्व सति कारणत्वम, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। समवायी कारणे प्रत्यासन्नत्व सति कारणत्वम, अवधृत सामर्थ्य का मतलब कारण से है, जिसने सामर्थ्य धारण किया। किस प्रकार का सामर्थ्य? सामर्थ्य क्या है यहाँ पर, क्या सामर्थ्य कहना चाह रहे हैं? सामर्थ्य वही है कि कार्यनिष्ठ, कारता निरूपित, कारणतावत्वम इति सामर्थ्यम, यही है, समझ रहे हैं बात को? कारण की जो है, कार्य को उत्पन्न करने की जो योग्यता है, उसी को कारणता, उसी को योग्यता, उसी को सामर्थ्य कहते हैं। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है ना? तो पहली बात मुख्य है, पहली बात को समझिए, समवायी कारणम प्रत्यासन्नम, हमेशा के लिए याद रखना। समवायी कारण जैसे ही आपको पता चले तो आपको असमवायी कारण में दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? असमवायी कारण उस कार्य का वही होगा जो उसके समवायी कारण में प्रत्यासन्न होगा। जो असमवायी कारण होता है वो समवायी कारण में प्रत्यासन्न होता है। प्रत्यासन्न का मतलब सीधे समझो, समवाय संबंध से स्थित होता है, समझे हो? जो समवायी कारण होता है उसी समवायी कारण में समवाय संबंधेन तावत स्थितम भवति किम असमवायी कारण, अवगतम न वा? इन्होंने इस प्रकार से लक्षण किया। तो अब देखते हैं आगे कहां तक सही जा रहे हैं। तो यत् समवायी कारणम प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तत् असमवायी कारणम इति ग्रंथकारेण प्रतिपादितम। अग्रे किमस्ति? उदाहरणं वर्तते, यथा तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारणं तर्हि पट रूपम यत् कार्यं वर्तते तस्य कार्यस्य समवायी कारणं किं वर्तते? आदौ समवायी कारणं ज्ञेयं पश्चात् समवायी कारणं। क्यों? क्योंकि उसी से मिलना है आगे आपको। तर्हि अस्य कार्यस्य समवायी कारणं किं वर्तते? तर्हि पटस्य समवायी कारणं तन्तवः, तंतु, तो तंतु हो गया। ठीक है। असमवायी कारणम किम? तो हम पहले बता चुके हैं, जो समवायी कारण होगा, समवायी कारण में ही समवाय संबंध से रहेगा वो। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, एक बार नहीं बहुत बार, वो असमवायी कारण या तो कोई कर्म होता है, अर्थात कोई क्रिया, कर्म लो, क्योंकि यहाँ पर कर्म शब्द का उपादान होता है ग्रंथ में, ठीक है ना? तो ये तो कोई कर्म होगा या तो वो कोई गुण होगा, ये भी ध्यान देना आप बात को, ठीक है ना? अब देखो, समवायी कारण कौन हुआ? तंतु। तंतु में रहेगा कौन? ये तो तंतु में कोई गुण होगा, ये तो क्रिया होगी, क्योंकि तंतु तो द्रव्य है। वही आपका क्या बन जाएगा? असमवायी कारण। अब कौन है? तो तंतु संयोग। संयोग क्या है? गुण ही है तो है। और संयोग गुण है तो तंतु में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से प्रत्यासन्न रहेगा। और अवधृत सामर्थ्यम का मतलब क्या है? अवधृत सामर्थ्यम का मतलब है पट रूप यत् कार्यम तत् कार्यम प्रति योग्यता भी वर्तते, कारणता भी वर्तते। अर्थात यदा तंतु नाम संयोग जायते तदैव घटोत्पत्तिर्भवति। अवगतम न वा? समझ में आया कि नहीं? जब तंतुओं का संयोग होता है तो तंतु संयोग जो है कारण है घटोत्पत्ति में। तो अवधृत सामर्थ्य में भी वर्तते, पटोत्पत्ति, हाँ पटोत्पत्ति, सॉरी पटोत्पत्ति, ठीक है ना? तो ये हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अग्रे की मस्ती, अग्रे वर्तते। मतलब दो चीजें हुई, जो समवायी कारण है उसमें समवाय संबंध से रहेगा, और जो है कार्य है उसमें कारण रहेगा, उसको असमवायी कारण कहेंगे। नहीं, क्या क्या कार्य है उसमें कारण रहेगा, ये क्या कहा आपने? मतलब जो कार्य की उत्पत्ति हो रही है, जैसे पट की उत्पत्ति हो रही है, तो उसके प्रति कारण भी रहेगा तंतु संयोग। और जो हाँ है जो समवायी कारण है उसमें जो है समवाय संबंध से भी रहेगा। जी जी, दोनों चीजें घटाना दीपक, ध्यान देना। क्यों? एक के घट जाने से दूसरा काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि कोई, तुम केवल इतना कह दोगे कि समवायी कारण में प्रत्यासन्न रहे तो असमवायी कारण हो जाएगा, ना ना। क्यों? सीधे प्रश्न कर देगा पूर्व पक्षी, कहेगा यदि समवायी कारण में प्रत्यासन्न मात्र कहोगे ना तो तंतु रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी, सीधी सी बात, समझे कि नहीं? तंतु रूप कभी भी असमवायी कारण नहीं होता है, समझे कि नहीं? जबकि जी, तंतुओं का संयोग पट का असमवायी कारण है ना? जी जी जी, यानी यही बात है। हाँ यही बात है। भाषा मतलब में तंतु रूप में जो है कारणता नहीं होती ना, जी जी प्रत्यासन्न जी, तो एकदम होता है पर सही है। कारणता हाँ नहीं। हाँ, प्रत्यासन्नम तु अस्ति किंतु कारणत्वम नास्ति, अर्थात तत्र कारणता न विद्यते। समझ लिया आपने, ठीक है ना? जी अमन जी बताइए, कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मैं आगे चले? मृत्पिण्डः हम्म, घटस्य समवायी कारणम् जी। और घटस्य असमवायी कारणं किं भविष्यति तर्हि? तो अब देखिए, मृतपिंड नाम संयोग है वो तदा घटोत्पत्ति भवति।
मृत भैया पिंड भैया जी भैया ये जो असंभावी कारण का उदाहरण था भैया, इसको एक बार घट में मतलब घट के रूप में उदाहरण के रूप में समझा दीजिए। पट में तो समझ में आ गया, घट में समझ में आ जाएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, घट में क्या होता है, घट की जो उत्पत्ति होती है, जो बनता है जब घट, तो कैसे बनता है, मिट्टी होती है, तो मिट्टी से ऐसे घट नहीं बना करता, आप कभी देखे नहीं। मिट्टी में उसको एक मृत पिंड को तो पहले पिंडा रूप में उसको बनाया जाता, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना, पहले उसको पिंड रूप में बनाया जाता है। पिंड, अब अन्य बहुत सी विधि हो गई, प्राचीन की विधि को बता रहे हैं। पिंड के बाद उसको कपाल रूप में परिणत करते हैं और दो कपालों को जोड़ करके फिर उसमें घुमा देते हैं चाक, समझे। मिट्टी, गीली मिट्टी को कपाल रूप में बनाया जाता है पहले उसको, फिर उसको ऐसे सांचे में रख के घुमाया जाता है तो पूरा वो घूम करके गोल गोल बनने लगता है। कपाल तो मतलब आधा घड़ा ना। हाँ, कपाल माने आधे घड़ा, आधा घड़ा, लेकिन पका हुआ आधा घड़ा मत ले लेना, समझे। कच्चा आधा घड़ा। हाँ, क्योंकि कच्चे से ही बनेगा, पके से थोड़ा बनेगा। तो कुल मिला के ऐसा भी कह सकते हो, मृत पिंड भी ले लो, मृत पिंड ले लो ना, कपाल में जाओ। बहुत से लोग कपाल को जहाँ सुनते हैं तो उनका गांव वाली जो है दूसरा चीज ध्यान आवा, समझो कि नहीं, तो वो ध्यान न दे। तो मृत पिंड लो, मृत पिंड के संयोग से ही घट की उत्पत्ति होती है, सीधी बात है। मृत पिंड, आप म्यूट करिए अपने माइक, अमन जी। अमन जी अपना म्यूट करिए जी हाँ, तो जब मृत पिंड है, मिट्टी का जो पिंड है, उनको जब जोड़ते हैं तभी ना घट बनता है, जब उनका संयोग करते हैं तो तभी घट की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मृत पिंड तो हुआ समवायी कारण, और मृत पिंड का जो संयोग होगा वो क्या हो जाएगा, असमवायी कारण। वहां पर भी वही स्थिति, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलिए। भैया ये अवधृत सामर्थ्य और प्रत्यासन्न दोनों घटाना पड़ेगा उसमें। हाँ, समवायी कारण में समवाय संबंध से रहे, साथ में उसको कारण भी होना चाहिए कार्य के प्रति, समझ में आएगी नहीं। नहीं तो तंतु जो रूप है, तंतु रूप कहाँ रहता है, तंतु में, समवाय संबंध से, लेकिन पट के प्रति वो कारण नहीं है, इसलिए तंतु रूप को असमवायी कारण नहीं कह सकते हो, समझे कि नहीं। लेकिन तंतु रूप पट रूप के प्रति तो समवायी कारण है। अग्रे आगच्छति, अग्रे आ ही रहा है, आ ही रहा है। ठीक ठीक। हाँ, पट, पट अलग चीज है, पट रूप अलग कार्य है, पट अलग कार्य है, पट रूप अलग कार्य, आगे आ रहा है। देखिए अब लिख रहे हैं, तंतु संयोगस्य गुणस्य पट समवायी कारणेषु तंतुषु गुणिषु समवेतत्वेन समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात् अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वेन घटम प्रति कारणत्वाच्च। घटा दिए दोनों की, नहीं घटा दिए, दोनों दिखा दिया कि प्रत्यासन्न भी है और अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्व है। किसमें, तंतु संयोग में, ठीक है ना, तंतु संयोग में अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्व भी गया। क्यों, घट के पूर्व संयोग रहेगा, वो पट के प्रति पूर्व संयोग भी रहेगा, साथ में अनन्यथा सिद्ध भी है वो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तंतु संयोगम बिना उत्पत्ति रेव न भविष्य, तो अन्यथा सिद्ध, वो अनन्यथा सिद्ध भी है, ठीक है ना, वो आवश्यक है उसका, वहां सत्ता आवश्यक है उसकी रहना, कारणता है उसकी। अग्रे आगे इसको करिए पीडीएफ को, सागर जी स्पीड। हाँ। एवं एवं तंतु रूपम पट रूपस्य असमवायी कारणम। अब देखिए वो बात अब भूल जाइए, ठीक है ना, अब उसको भूल जाइए। अब नया प्रकरण आ रहा है, पट की बात समाप्त, अब नया कार्य आपको, अभी तो आप पट कार्य की बात कर रहे थे, अब आप बात करेंगे पट रूप। पट रूपम अपि तावत भिन्नम कार्य, यथा पट तावत भिन्नम कार्यमासीत् तद्वत् पट रूपम पटे जायमानम समवाय संबंधेन जायमानम यद रूपम तदपि कार्यम। कार्यम का मतलब जानते हो आप लोग कि नहीं, बहुत बार कार्य बारे में आप लोग, हम भी तो पढ़ा करते थे, बहुत गड़बड़ा जाती, गाड़ी गड़बड़ा जाती थी। आपको बताएं, यद जन्म तत्कार्यम, कभी उसको जन्म कह देंगे, कभी उसको कार्य कह देंगे, कभी उसको अनित्य कह देंगे, एक ही बात है वो, समझ रहे हैं बात को। जो कार्य होता है, जो जन्म होता है, वो सब अनित्य होता है, कार्य वही है, ठीक है ना। इसलिए उसको, क्यों वो जन्म हो रहा है, वही तो कार्य है। क्यों, रूप जो है जन्म हो रहा है घट में, पट में, ठीक है ना, तो पट को ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें कंफ्यूजन आना नहीं है आपको। एवं तंतु रूपम पट रूप से समवायी कारण, असमवायी कारण, सॉरी। अब देखिए,
तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पट रूप को ले रहा है। पट रूप, रूप हुआ कार्य, ठीक है, पट रूप क्या हुआ, कार्य हुआ, उसका समवायी कारण कौन हुआ, पट, ठीक है ना, क्योंकि जो समवायी कारण होता है वो द्रव्य होता है जहां वो रहता है। अब उसका कह रहा असमवायी कारण कह दिया तंतु रूप, इतना ध्यान रखना, पट रूप का असमवायी कारण तंतु रूप को दिया, इसी में चर्चा होना है भाई। ननु पट रूप से पट समवायी कारणम, ठीक है, पट रूप का समवायी कारण पट है, तेन तेन तदगत तस्यैव कस्यचित् धर्मस्य पट रूपम प्रति असमवायी कारणत्वम उचितम तस्यैव समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात् न तंतु रूपस्य तस्य समवायी कारण प्रत्यासत्याभावात्। आप समझ गए होंगे, इतनी सरल संस्कृत है, इसमें कुछ दम नहीं। समझ गया हूं क्या कहना चाह रहा है। वो कहना यही चाह रहा है कि पट रूप का समवायी कारण पट है, जब पट रूप का समवायी कारण पट है तो लक्षण हमने असमवायी कारण का पढ़ा है कि असमवायी कारण जो होता है वो समवायी कारण में समवाय संबंध से रहता है। तो चूंकि पट रूप का समवायी कारण आपका हुआ पट, तो पट में समवाय संबंध से रहने वाला कोई भी धर्म ही समवायी कारण बनेगा पट रूप का, ठीक है ना, पट में रहने वाला, क्योंकि पट ही समवायी कारण है। तो उसी तदगत कस्यचित् धर्मस्य पट रूपम प्रति असमवायी कारणत्वम उचितम, क्यों, तस्सैव समवायी कारण प्रत्यय, क्योंकि वही समवायी कारण में प्रत्यासन्न रहेगा, तंतु रूप न तंतु रूपस। और आपने किसको असमवायी कारण बनाया है यहाँ पर, पट रूप के प्रति, पट रूप के प्रति आपने समवायी कारण बनाया तंतु रूप को। तंतु रूप तो समवायी कारण प्रत्यासन्न है ही नहीं, तंतु रूप तो तंतु में रह रहा है और उसका समवायी कारण है पट, तो पट में होना चाहिए उसको समवायी कारण, समवायी कारण में समवाय संबंध से होना चाहिए, समवायी कारण पर समवाय संबंध से है ही नहीं, आप तंतु रूप को बना रहे हैं असमवायी कारण। ये कैसी भी मने विप्रतिपत्ति, तस्य समवायी कारण प्रत्यय सत्या भावात मय्यम, यदि इस प्रकार से आप कह रहे हैं तो ठीक नहीं, मां एवं, क्यों, क्योंकि समवायी कारण प्रत्यासन्नस्यापि परंपराया समवायी कारण प्रत्यासन्नत्व, लगा दिए परंपरा संबंध, एक होता साक्षात संबंध और अपरा परंपरा संबंध है, ठीक है ना। परंपरा संबंध से आप अमेरिका में बैठे हैं अभी, ठीक है ना, परंपरा संबंध से जब आप पढ़ेंगे उसमें न्याय थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो उसमें तो देखेंगे कि परंपरा संबंध से पता चला आपको अमेरिका में बैठा दिया गया, ठीक है ना। तो ये परंपरा संबंध बहुत वो होता है, नैयायिक है ना, इसलिए थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल जरा करते हैं। ये कह रहे हैं कि देखो, समवायी कारण के समवायी कारण में प्रत्यासन्न को भी हम समवायी कारण प्रत्यासन्न ही मानते हैं। लीजिए, समझ में आया, समवायी कारण के समवायी कारण में, अर्थात कोई समवायी कारण होगा फिर उसका कोई समवायी कारण होगा, यदि उसमें भी वो प्रत्यासन्न है तो परंपरा संबंध से समवायी कारण प्रत्यासन्न हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो समवायी कारण परंपरा संबंध से यदि समवायी कारण प्रत्यासन्न है तो परंपरा संबंध वाले को भी हम मान करके उसमें हम दोष नहीं देंगे, हम यही मानेंगे। ये परंपरा संबंध थोड़ा उदाहरण से बताइए, चाहे घट में चाहे पट में। हाँ, परंपरा संबंध देखिए बता रहे हैं, परंपरा संबंध का मतलब है यद्यपि तंतु रूप जो है, जो पट रूप का समवायी कारण पट है, तो पट में साक्षात संबंध से नहीं रह रहा, किंतु हम एक संबंध बना रहे हैं, कौन सा, स्वसमवायी संवेतत्व, स्वसमवायी संवेतत्व ऐसा करके बनाते हैं वो लोग, ठीक है ना। स्व से लेंगे तंतु रूप को, ठीक है, नहीं स्व से उधर लेंगे, स्व माने क्योंकि उसको ले जाना है उधर, जिसको ले जाना होता है स्वपद से उसी को पकड़ना है, तो हमको क्या ले जाना है, तंतु रूप को। स्व समवायी, स्व समवेत समवायित, क्या है इसका थोड़ा संबंध देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा, क्या किसी को याद है वो तर्कसंग्रह वाला, ठीक है भैया, क्या है वो, कौन सा, ये परंपरा संबंध जो बनाते हैं, कोई है जो मतलब यार मुझे, स्व संवेद, स्व माने हो गया तंतु रूप, वह समवाय संबंध से स्व संवेद समाहित तो है लग रहा है, स्व हुआ तंतु रूप,
संवेद माने होता है समवाय संबंध से स्थित कहाँ है, तंतु में, और वहीं पर समवाय संबंध से कौन है, पट भी है। समझ रहे? तो दोनों एक निष्ठ हो जाते हैं, एकाधिकरण में हो जाते हैं, इसलिए वो समवायीकरण प्रत्यासन्न हो जाता है उसमें, ऐसे बनाते हैं उसको परंपरा संबंध से, एक ही जगह ले जाते हैं उसको, स्वसंवेद समवायित या स्वसमवायित संवेदत्व संबंध से। मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा कैसा बनाते हैं। तो अरे कुल उसको मिलाकर इंग्लैंड वाला घटा के, जी जी इंग्लैंड वाला घटा के बता दो दीपक को। हाँ ऐसा परंपरा होगा समझ क्या जाएगा भैया, अच्छे जैसे जैसे जो है जी मैं ऐसा समझ रहा हूँ, जैसे तंतु रूप का जो है समवायी कारण हो गया तंतु, जी और पट रूप का समवायी कारण हो गया पट, हम्म और पट का समवायी कारण हो गया तंतु। हम्म तो तंतु रूप का भी तंतु से संबंध हो गया, पट का भी तंतु से संबंध हो गया। हाँ तो इस प्रकार ये परंपरा संबंध बना रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे ही परंपरा संबंध बनता है, समझ रहे हो, ऐसे ही परंपरा संबंध बनता है। मतलब रिश्तेदारी की तरह जोड़ रहे हैं, कहीं से भी कुछ जुड़ जाए, उसका हाँ उससे भी, हाँ उसका उससे। हाँ हाँ, ठीक है ना। यहाँ दिया तो हुआ है भैया। समवायी, जी इंग्लैंड वाला उदाहरण कैसे बता रहे हैं वो बता दीजिए। जी सुमित जी बताइए, बता रहे थे, बोलो सुमित। अरे इसमें दिया हुआ है स्वपदेन तंतु रूपम ग्राह्यम न चैव हम्म परंपरा संबंधस्य कार्य कारण भाव नियमाकत्वे यावद असंश्लिष्टम पदार्थानामपि कार्य कारण भावः स्यात्। ऐसे परंपरा संबंध संबंधित अनुगत तत्व ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, बाकी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, सब कुल मिला करके सीधे यही समझिए, उसमें पहले आप यही समझिए, अगर हम कल अच्छे से देख के दो कर देंगे उसको। कुल मिला के समझिए कि परंपरा संबंध से, ठीक है ना, यद्यपि साक्षात संबंध से तंतु रूप, यद्यपि साक्षात संबंधेन तंतु रूपम तावत पटे नास्ति, किंतु परंपरा संबंध से वो तंतु रूप पट में चला जाएगा। ठीक है ना, तंतु रूप जो है पट में चला जाएगा। क्यों? तंतु रूप समवाय संबंध से कहाँ रहता है, तंतु रूप, मैं मुझको लक्ष्य संबंध नहीं याद आ रहा, पर मैं स्पष्ट बताया रहा हूं। तंतु रूप समवाय संबंध से कहाँ रहता है, तंतु में, और तंतु में ही समवाय संबंध से रहता है पट। समझ रहे हो, क्योंकि पट हुआ कार्य। तो इस प्रकार से स्वसंवेद समवाय संबंध से जो है पट, तंतु रूप भी पट में रह गया। इस प्रकार से वो परंपरा संबंध से भी उसको प्रत्यासन्न मान लेते हैं, इसलिए कोई हानि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भैया जी यहाँ पे पट रूप का पट का असंभावी कारण है, ये ठीक है, ये समझ में आ गया, लेकिन असंभावी कारण की जो बात पूछे थे वो समझ में नहीं आया। असमवायी कारण का नहीं समझ में आया ये? नहीं। आपको पट रूप का समवायी कारण समझ में आया कि नहीं? जी। कौन होता है? पट होता है। पट होता है। तो पट रूप का समवायी कारण जब पट होता है, तो पट में रहने वाला ही कोई धर्म असमवायी कारण होना चाहिए, क्योंकि एक लक्षण बना चुके हैं। ठीक है ना। किंतु ग्रंथकार मानते हैं कि नहीं, पट रूप का असमवायी कारण तंतु रूप होता है। तंतु रूप हुआ तो तंतु रूप जो होता है वो तो तंतु में रहता है, पट में तो रहता नहीं। तो जो पट में नहीं रहता है, तो वो पट में अर्थात समवायी कारण में प्रत्यासन्न नहीं हुआ, तो वो असमवायी कारण कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यद्यपि साक्षात संबंध से तंतु रूप तंतु में है, लेकिन परंपरा संबंध से तंतु रूप पट में भी है। ठीक है ना। इस जी प्रकार भैया, प्रत्यासन्न तो परंपरा संबंध से ले लेंगे, पर हाँ, अन्य जो एक धर्म और घटाना है, कारणता होनी चाहिए तो तंतु कारण रूप को पट रूप वो के प्रति। तो वो तो है ही। क्यों? तंतु में जय तंतौ यादृक रूपम भवति तादृक रूपम तावत पटे जायते। अगर काला धागा होगा तो सफेद कपड़ा बनेगा कि काला बनेगा, पहले बताओ बताओ। काले बनेगा, काला बनेगा भाई, सफेद कहाँ? क्यों क्यों बन रहा है काला? क्योंकि तंतु रूप में वहां पर वो रूप काला है, इसलिए वो पट रूप बन रहा है। तो उसमें कारणता तो भाई उसमें स्पष्ट है, समझो। यानी पट रूप तंतु रूप का असंभावी कारण है, यही मान लिया जाए ना भैया। हाँ हाँ हाँ, और साक्षात क्या? नहीं है, परंपरा है। परंपरा अग्रे, नहीं पाठ नहीं हो पाएगा। आगे चलिए। निमित्त कारणम देखो, दोनों कारण हो गए, समवायी कारण असमवायी कारण और निमित्त कारण।
निमित्त कारण क्या है? उच्यते यह न समवायी कारणम नापि असमवायी कारणम अथ च कारणम तत्, जो समवायी कारण असमवायी कारण से भिन्न यावंती कारणानि भवन्ति, अवगतम न वा कार्यम प्रति। ठीक है ना? तो अभी हम लोग एक वही हिंदी के पाठ की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो हिंदी की पाठ की तरह नहीं पढ़ेंगे तो सीधे उसका मतलब यही निकलेगा कि कार्यनिष्ठ निष्ठ सीधे कारता निरूपित कारणतावत्वम, जहां जहां चला जाए सब सब निमित्त कारण है समवाय समवाय कारण को छोड़ करके, समझ बात को। और उसमें जोड़ देंगे समवायी कारण असमवायी कारण भिन्नत्व सदी, अब पूरा लक्षण जोड़ के बना देंगे। लेकिन हिंदी में यही समझिए बात को कि समवायी असमवायी कारण से भिन्न हो और कारण हो। ऐसा नहीं है कि समवायी असमवायी कारण से जो भी भिन्न होगा तो घट के प्रति वो कारण हो जाएगा। समवायी कारण असमवायी कारण से भिन्न तो मोबाइल भी है, समझ रहे हो, लेकिन वो घट के प्रति कारण नहीं हो जाएगा। समवायी कारण असमवायी कारण से भिन्न हो और प्लस कारण होना चाहिए। अस्य कारणम तत् लिख ही दिया है, तो वही क्या होगा, सारे निमित्त कारण हो जाएंगे। यथा बेमादिकम पटस्य निमित्त कारण, बेमा तुरी जितने भी होते हैं ये सब स्वयं बनाने वाला कोई व्यक्ति वो जो होगा सब निमित्त कारण होंगे, ठीक है ना। तद भैया वो जो कुलाल के हस्त होते हैं वो निमित्त कारण होंगे। कुलाल के हस्त, हाँ जी जी एकदम निमित्त कारण। तो पर वो तो प्रत्यासन्न रहते हैं उसको बनाने में, उससे जुड़े रहते हैं, संयोग का जुड़े कारण है वो। जुड़े रहते हैं, समवाय संबंध से रहते हैं। बताओ उसको कौन सा कारण मानना चाहते हो तुम, बताओ। असमवायी असमवायी मानना चाहते हो तो जो तो क्या तंतु में समवाय संबंध से रहता है हस्त? समवाय संबंध से नहीं रहते पर संयोग का कारण तो हस्त ही है। तो संयोग का कारण हस्त है लेकिन वो समवाय संबंध से तो नहीं रहते, सीधी सी बात, लक्षण तो नहीं आता। तर्क से यहाँ देखो भाव नहीं चलेगा, तर्क चलेगा। यदि समवाय संबंध से हो तो बताओ, सीधी सी बात। यदि लक्षण न संग बस तो सीधे लक्षणम न गच्छति, सीधी सी बात। तद एतद भावान, हाँ निमित्त कारण। तद एतद भावानामेव त्रिविधम कारणम, ये जो तीन कारण मैंने चर्चा किया समवायी असमवायी और निमित्त, ये क्या है? भावानाम, भाव जो पदार्थ होते हैं, भावानाम पदार्थानाम तावत कारणम, ठीक है ना। लेकिन एक पदार्थ आपको मिला था अभाव, अभाव का क्या कारण होता है? समवायी असमवायी होता है ना। परीक्षा में नेट की पूछा गया 2019 की जब है नेट की परीक्षा में, अभावस्य किम कारणम, बहुत से मित्र गलत करके चले आए हैं, ठीक है ना। अभावस्य तु निमित्त मात्रम, समझ गए बात को। अभाव यदि कोई है तो अभाव का ना तो कोई समवायी कारण होता और ना तो कोई उसका असमवायी कारण होता, केवल निमित्त कारण होता है। अब अभाव कोई भी होगा, यदि पूछ लिया जाए, ये तो क्या है यहाँ अभाव लिखा है, घुमा के यदि पूछ लिया जाए कि भूतले घटो नास्ति इत्यत्र घटाभावस्य असमवायी कारणम किम, बस इतना रख दो और चार तो ऐसे घुमा के विकल्प दे दो, आधे उसी में फंस जाएंगे। लेकिन स्पष्ट होना चाहिए कि अभाव यदि जुड़ गया तो निमित्त कारण होगा, समवाय समवाय होंगे ही नहीं, ठीक है ना। अभावस्तु निमित्त मात्रम, ठीक है ना। तस् क्वचिदपि असमवायात, क्यों? अभाव कहीं समवाय संबंध से रहता ही नहीं। क्यों? समवाय के कहाँ रहता है? समवाय जो है दो भाव, भाव द्वय धर्मत्वात्, समवाय जो है दो भावों के बीच का धर्म है, ठीक है ना। इसलिए निमित्त मात्रम। तदेतत् त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव कारणम तेन व्यवस्थितम् एतत् लक्षणं परमाकरणं प्रमाणमिति। इस प्रकार से त्रिविध कारण के मध्य में, यदेव तीनों कारणों के मध्य में, समवायी असमवायी और निमित्त, त्रिषु कारणेषु मध्ये यद एव कथमपि सातिशयम्, कथमपि सातिशयम् का मतलब जो उन तीनों में जो अतिशय हो, व्यापारवत असाधारण हो उनमें, वही का मानेगा कर्ण। और एक बार हमने चर्चा किया था कि कर्ण किसको माने, तो बहुत बार उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि जैसे सामान्य रूप से तो जानते हैं, ठीक है ना, जैसे घट के प्रति जो कर्ण है तो दंड को ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें पट इत्यादि के प्रति भी जो कारण है तो इस प्रकार से कारण लेते हैं जो उसमें। लेकिन हमने जब जहां तक पढ़ा था तो जो कर्णत्व के विषय में था कि आप जिसको विवक्षा कर लेंगे कर्णत्व, क्योंकि उसमें ये बताया गया था कि देखो जो कारण होते हैं तो कारण यत्किंचित व्यापार तो करते ही करते हैं,
कारण का स्वस्व व्यापार होता है। देखिए समझ रहे हैं बातों की नहीं। जब भी आप कारक पढ़ेंगे आप, तो कारक में षट कारकाणि भवन्ति, प्रत्येक कारक का अपना व्यापार होता है। ऐसा नहीं है कि अपादान जो होता है ग्रामात बालका आयाति, तो ग्रामात बालका आयाति जो ग्राम अवधि है वो उसमें यत्किंचित व्यापार नहीं है, नहीं, प्रत्येक कारक में स्वस्व व्यापार होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक कारण में अपना व्यापार होता है। उनको अवान्तर व्यापार कह दीजिए। जो कर्ता होता है प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार आश्रय, तो हम कर्ता को मान लेते हैं, वो सब अन्य व्यापार कर्तृहीन होते हैं, वो अलग चर्चा हो जाती है। लेकिन प्रत्येक कारण साधन में तदवृत्ति व्यापार तो होता ही, और यद वृत्ति कारण के व्यापार को हम मान करके उसको कर्णत्व विवक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार एक बार चर्चा हुई थी, ठीक है ना। जो यहाँ पर कह रहा है यदेव कथम पिसात संयम तदेव कर्णम, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कुछ, वो कहना यही चाह रहे हैं। तेन व्यवस्थितम एतल लक्षणम प्रमाकरणम। क्यों? प्रमा क्या है? यथार्थ नभव। कर्ण क्या है? प्रमाकरणम। सब चर्चा हो चुकी। आगे चलिए, क्योंकि समय अनास्ति, पाठ को पूरा करना है। यत्तु पूर्व पक्ष रूप में किसी को ले लिए। यत्तु जो लोग कुछ हैं अपना अलग प्रमाण का लक्षण मानते होंगे। अनधिगतार्थ गंत्र प्रमाण लक्षणम तन्ना, ठीक है ना। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं अनधिगतार्थ गंत्र प्रमाणम, अर्थात अनधिगतार्थ गंत्री जो होता है वही प्रमाण है। जो एक होता है अधिगत, अधिगत माने जो ज्ञात हो, अधिगत माने क्या होता है? ज्ञात। ज्ञातार्थ गंत्री, ज्ञात अर्थ को गंत्री माने बोधक, तो जो ज्ञात अर्थ को बोध कराए ये तो हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? अनधिगतार्थ गंत्री, जो अज्ञात अर्थ का गंता हो, बोधक हो, ठीक है ना, बोध कराने वाला हो, वही प्रमाण है। तो अनधिगतार्थ अज्ञातार्थ गंत्र प्रमाणम भवती, ठीक है ना। जो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक हो, कुल मिला के और सरल भाषा में कहें अज्ञातार्थस्य ज्ञापकम प्रमाणम, कहना ये चाह रहे हो, ठीक है ना। जो अज्ञात अपूर्व अर्थ का जो बोधक हो वही प्रमाण है, ठीक है। इसने ऐसा कहा। तन्ना, ये लक्षण समीचीन नहीं है। क्यों? एकस्मिन्नेव घटे, एक ही घट में, जब एक ही घट है उसमें घटोयम इति धारावाहिक ज्ञानानाम ग्रहीत ग्राहिणाम अप्रामाण्य प्रसंगात। अब यहाँ कहते हैं यहाँ अप्रामाण्य प्रसंग आएगा। क्या? अप्रामाण्य प्रसंग आएगा। क्यों? क्योंकि जब एक ही घट है, घटोयम अयम घट, ठीक है ना। अब अयम घट में एक बार तो घट ज्ञात हो गया कि नहीं ज्ञात हो गया? जब घट ज्ञात हो गया तब दोबारा आप कहेंगे तो ज्ञात घट का ही बार बार आपको धारावाहिक ज्ञान हो रहा है। धारावाहिक क्यों? धारा रूप में आपको ज्ञान हो। घटोयम अयम घट, ठीक है ना। प्रत्येक क्षण में आपको धारा रूप में ज्ञान हो रहा है एक ही घट का। यद्यपि सा घटा ज्ञाता, तो ज्ञात का ज्ञान हो रहा है आपको, ठीक है ना। तो जो द्वितीय तृतीय क्षण में जो आपको ज्ञान हो रहा है अयम घटा इत्यकारकम यद ज्ञानम तद, तो जो ये ज्ञान है ये आपका प्रमाण कोटि में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ज्ञात का ज्ञान हो रहा है, ज्ञात घट का आप ज्ञान कर रहे हैं, ठीक है ना। ज्ञात घट का ज्ञान हो रहा है आपको, तो जब ज्ञात घट, इसलिए ग्रहीत ग्राहिणाम धारावाहिक ज्ञानानाम, जो वो ज्ञान होगा। क्योंकि जो धारावाहिक ज्ञान है, जब प्रथम रूप में आपको घट का ज्ञान हुआ था घटोयम, उस समय आपको अज्ञात घट का ज्ञान था, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब आपको घटोयम आप कर रहे हैं, तो धारावाहिक ज्ञान में जो होता है, धारावाहिक ज्ञान किसका होता है? ग्रहीत माने ज्ञात, ग्राहिणाम ज्ञानानाम, ज्ञात विषय का ज्ञान होता है। जब ज्ञात विषय का ज्ञान होगा तो ऐसे ज्ञान में प्रमाण नहीं जाएगा, प्रमाण का लक्षण नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो धारावाहिक ज्ञानानाम में क्या हो जाएगा? धारावाहिक ज्ञान है अप्रामाण्यत्वापत्ति, अप्रामाण्य होने लगे, उसमें प्रमाण का लक्षण नहीं जाएगा। समझ रहे? ये दोष दिया इन्होंने। यदि अनधिगतार्थ गंतव्य प्रमाणम को स्वीकार करोगे, न चा कोई कहे कि अच्छा नहीं, दोष नहीं है। क्यों? घटोयम में कोई दोष नहीं। यदि आप कहें क्यों ज्ञात घट का ही ज्ञान कर रहे हो, अज्ञातार्थ गंतव्य तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम क्षण में जो था, प्रथम क्षण विशिष्ट घट था, द्वितीय क्षण घट विशिष्ट, तो क्षण विशिष्ट उसको मान लिया।
अन्यान क्षण विशिष्ट विषयी करणात अनधिगतार्थ गंत्रिता, तो तत्त क्षण विशिष्ट घट हो गए वो। तो तत्त क्षण भिन्न भिन्न क्षण घट विशिष्ट हुआ, तो उसमें प्रत्येक घट में वैभिन्न आ गया, आया कि नहीं? प्रत्येक घट अज्ञात हुआ। क्यों? तत्क्षण विशिष्ट घट का तो आपको ज्ञान था, लेकिन एतत्क्षण विशिष्ट घट का ज्ञान नहीं था। तो जब ज्ञान नहीं था तो अनधिगतार्थ हुआ कि नहीं हुआ? और उसका बोध जो कराया ज्ञान, उसमें प्रमाण चला जाएगा, तो प्रमाण का लक्षण चला गया। समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। अन्यान क्षण विशिष्ट विषयी करणात, अन्य क्षण वाले घट को विषय बना रहा है, इसलिए उसमें अनधिगतार्थ गंभीरता चली गई। ठीक है, ठीक है। तस्मात् दोषः नास्ति प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल भेदानाकलनात्। देखो ये मैं उसको इस तरह से, तो पहले पूर्व पक्ष समझे कि नहीं? पहले पूर्व पक्ष उत्तर तो दे ही देंगे हम। देखिए पूर्व पक्ष समझा आपने कि नहीं? जी, पूर्व पक्ष का जो मैं समझा हूँ वो ये समझ में आया कि मान, हेलो जी भैया, जैसे ऊपर ये लिखा है घटोयम घटोयम, तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं कि ये प्रमाण नहीं है, तो ये प्रमाण नहीं है जब हम घट को देखा नहीं है कभी, केवल बाद में एक चर्चा चल रही है कि घटोयम, पहले से कभी चर्चा नहीं। जी आपकी पहले बात थोड़ी ध्वनि स्पष्ट नहीं थी, देखिए मैं बता रहा हूँ कारण क्या है। जब आप थोड़ा और उसमें पढ़ेंगे तो देखिए मेरी बात समझिएगा आप स्पष्ट रूप से, थोड़ा समझने की कोशिश ज्यादा किया करिए, तब आप प्रश्न कम करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक घट हुआ, आप जब घट को देखे, तो जब घट को आपको देखा तो आपको घट को ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? अयम घटा, ये ज्ञान हुआ आपको। तो उस समय जो अयम घटा इत्यकारकम यद ज्ञानम तद ज्ञानम प्रमाणम अस्ति न वा, वो ज्ञान आपका प्रमाण कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बात ये है, उस ज्ञान को आपने जब प्रथम क्षण में उस घट को देखा या जाना, तो वो जो घट था, वो जो ज्ञान था, अपूर्व ज्ञान था। क्यों? प्रथमत्वेन आपने देखा था। लेकिन उसी घट को ज्ञान होने के बाद एक धारावाहिक ज्ञान होता है, अयम घटा, ये धारावाहिक ज्ञान होता है। तो जब अयम घटा तद घट को ही, उसी घट को उद्देश्य करके आप कहेंगे अयम घटा। तो ये बताइए, जो दोबारा तिबारा आप बोल रहे हैं, तो उस घट, वो घट तो आपको ज्ञात हो चुका है। तो जो घट है उसी को अर्थ कहते हैं। तो घट जो है ज्ञात है, तो ज्ञात अर्थ का ज्ञान, दोबारा आपको ज्ञान हुआ अयम घटा, ये ज्ञान ज्ञातार्थ ज्ञान है कि अज्ञातार्थ ज्ञान है? ज्ञात अर्थ का ज्ञान है कि अज्ञातार्थ अर्थ का ज्ञान है? बताइए। ज्ञातार्थ ज्ञान है। ज्ञातार्थ ज्ञान है, बस। हाँ म्यूट करिए। जब ज्ञातार्थ ज्ञान है तो उसमें प्रमाण का लक्षण नहीं जाएगा। द्वितीय वाला जो ज्ञान होगा वो प्रमाण नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अनधिगतार्थ होना चाहिए। अज्ञातार्थ का ज्ञान कराने वाला ही प्रमाण होता है। वो तो ज्ञातार्थ को ज्ञान हुआ, ज्ञातार्थ का ज्ञान हुआ, प्रमाण नहीं जाएगा, वहां दोष होगा। धारावाहिक ज्ञान में आएगी, समझ में आया? तब तो वहां दोष आएगा। उसको हटाने के लिए उन्होंने एक तो परिहार दिया। क्या कह रहे हैं कि धारावाहिक ज्ञान में प्रमाण दोष नहीं आएगा। क्यों? क्यों कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षण विशिष्ट कर देंगे, काल विशिष्ट कर दिया, एतत् क्षण विशिष्ट, एतत् क्षण विशिष्ट, एतत् क्षण विशिष्ट, तो प्रत्येक क्षण विशिष्ट कर दिया। तो प्रत्येक क्षण विशिष्ट कर दिया और हर क्षण भिन्न भिन्न होता है। तत्क्षण विशिष्ट घट था, उसको हम कहते हैं घटोयम। अब एतत् क्षण विशिष्ट है तो उसको हम कहेंगे घटोयम। फिर दूसरा, तीसरा, तो तत्त क्षण विशिष्ट हो गए, तो क्षण विशिष्ट हो गए, तो अंतर तो आ ही गया तत्त क्षण विशिष्ट में। इसलिए सब में अपूर्व हो गए, सब अज्ञातार्थ हो गए। अब अज्ञातार्थ का ज्ञान कराने वाला जो ज्ञान है धारावाहिक ज्ञान, उसमें प्रमाण का लक्षण चला गया। ठीक है, तो ये किसी ने समाधान देने की कोशिश किया तो वो सही नहीं। यदि ऐसा कहना चाहो तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो तुम क्षण वाली बात कर दी है ना, वो तुम्हारी कल्पना प्रसूत बात है। कपोल कल्पितम इदम, समझे? कह रहे हैं क्या, कह तो नहीं लिखा नहीं, पर कहना ये चाह रहे हैं। क्यों? प्रत्यक्षेण कह रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणेन, प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल भेदा नाकलनात्। जो तुम तत्व क्षण विशिष्ट लगा करके उस परिहार किए थे वो ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म काल का भेद
प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष आप उसका आकलन नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं देख सकते हैं एतत् क्षण विशिष्ट। तो इस प्रकार का सूक्ष्म काल का जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता नहीं है। तो जब यदि प्रत्यक्ष नहीं होता है तो आप उसका आश्रय लेकर के परिहार नहीं दे सकते हैं कि तत्क्षण विशिष्ट। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये बात ऐसे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आगे देखिए उदाहरण दृष्टांत देखिए, काल भेद ग्रहे ही यदि तुमको इस प्रकार का एतत् क्षण विशिष्ट घट में भी यदि तुमको भेद दिख जाए कि नहीं मैं तो जानता हूं भाई ये तत्क्षण विशिष्ट घट था, ये एतत् क्षण विशिष्ट था, और आपने क्षण में भी अंतर आपको समझ में आता है, इतना सूक्ष्म काल ज्ञान यदि होता है तो भाई आप ये बताइए क्या क्रियादि संयोगांता नाम चतुर्णाम योग पद्याभिमानो न स्यात्, जबकि होता है क्रिया तो विभागात पूर्व संयोग नाशा ततश्च उत्तर संयोगोत्पत्ति, ये चीजें होती हैं। समझ रहे हैं? जैसे क्रियादि संयोगांता नाम, जैसे मान लीजिए कोई अत्यंत सूक्ष्म की बात करें, अत्यंत सूक्ष्म का यहाँ उदाहरण इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि कहीं संयोग होता है किसी चीज का, तो जब संयोग होता है तो आपको दिखता तो संयोग है, सीधे आप देखेंगे संयोग हो गया, क्योंकि लेकिन उस संयोग के पीछे बड़ी प्रक्रिया छिपी होती है। पहले क्या होता है? क्रिया होती है, क्योंकि क्रिया के बाद ही संयोग होगा। क्रिया से फिर विभाग होता है, पहले क्रिया होती है, क्रिया से फिर विभाग होगा, जब विभाग होगा तो पूर्व संयोग नाश होगा, पूर्व संयोग नाश होगा, फिर उत्तर देश का संयोग होगा। तो एक संयोग के पीछे इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है, लेकिन दिखता सिर्फ आपको संयोग है। क्यों? सूक्ष्म काल का ज्ञान नहीं होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए उसमें योगपद, आपको वहां पर योगपद प्रतीति होती है। आपको कब क्रिया तो विभागा पूर्व संयोग नाशा, कब उत्तर देश संयोगोत्पत्ति हो जाती है समझ में नहीं आता। इसलिए एतत् क्षण तत्क्षण को लगाकर यदि परिहार देना चाहें तो आपका सही नहीं है। एतावता भवति लक्षणे या भवतः लक्षणे तावत् दोषः तदवस्था अवगतम धारावाहिक ज्ञाने अप्रामाण्यापत्ति तस्मात् एतावतम किम जातम अनधिगतार्थगन्ति प्रमाणम इद लक्षणम तत्सर्वथा असमीचीनम तस्मात् न ग्राह्यम। अवगतम न वा? चलिए आगे देख रहे हैं, थोड़ा कहां तक है तो उसको देखिए थोड़ा। ननु प्रमाय, हाँ इसको पूरा करते हैं। ननु प्रमाया कारणानि बहुनि सन्ति, ननु प्रमा के कारण तो बहुत से होते हैं। प्रमाता होता है, प्रमेय होता है, तानि अपि किम कारणानि उतना होते हैं। जैसे देखिए कारण, क्योंकि कारणता तो उसमें भी है। देखिए जैसे बहुत ही मैं व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए घटक ज्ञान है, ठीक है ना। जैसे घट का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, तो चाक्षुष प्रत्यक्ष, इस चाक्षुष प्रत्यक्ष के कारण बहुत से हैं। जैसे स्वयं मैं हूं, क्यों? मैं तो रहूंगा तब मैं अपनी चक्षु इंद्रिय से देखूंगा, तो मेरी मैं भी कारण बना, मैं भी था, मैं भी अवस्थित हूं। घट भी है, क्योंकि ज्ञान उसी विषय का होना है, घट का ही होना है। घट भी है, मैं भी हूं, घट है, मैं भी हूं, मेरे अंदर इंद्रिय भी है, सब कुछ है, यानी सारी चीजें। लेकिन तथापि चाक्षुष प्रत्यक्षम न भवति। तो कहते हैं कि ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, प्रमात्री प्रमाता प्रमेय बहुत चीजें होती हैं। तानि अपि किम करणानि, क्या उनको भी कारण माने? सभी कारण को हम कारण मान लें कि नहीं माने? तो कहते हैं उच्यते क्या सत्यपि प्रमातरि प्रमेय च, प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी प्रमाण उत्पत्ते, आप खड़े रहिए घट रखा रहे, तथापि चाक्षुष ज्ञानम न भविष्यति तावत् पर्यंतम न भविष्यति यदा भवताम या चक्षु वर्तते तस्य चक्षुषा तावत् घटेन साकम संयोगा न भविष्यति। समझे? चक्षुरिंद्री का अर्थ के साथ जब संयोग नहीं होगा, तो वही कह रहा है प्रमाता भी है, प्रमेय भी है, घट भी रखा है, आप भी है, नहीं होता। तो सत्य पे प्रमातर प्रमेय चा प्रमाण उत्पत्ति, लेकिन प्रमा माने चाक्षुष ज्ञान नहीं हुआ, अनुत्पत्ति रही उसकी। किंतु इंद्रिय संयोग आदौ सति अविलंबेन, जैसे ही आपकी इंद्रिय का संयोग हुआ उस अर्थ के प्रति, अविलंबेन तावत् परमोत्पत्ति है, तो तस्मात् किम जातम,
एतावता इंद्र संयोगादिरेव करणम। क्या है? इंद्र संयोग आदि को ही कर्ण माना। प्रमायाः साधकत्वाविशेषेपि अनेनैव, क्या लिखा है? साधकत्वाविशेषेपि अनेनैव उत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्यो अतिशयत्वात् अतिशयितम साधकम साधकत्वम तदेव कर्ण। अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि उसमें अतिशयत्व दिखाना चाह रहा है। इंद्रिय संयोग जो है वो क्या है? अतिशयत्व है तो वो भी कारण, ठीक है ना, अन्य भी कारण है, लेकिन प्रमायाः साधकत्वा अविशेषेपि अनेनैव उत्कर्षेण, क्यों? इसी में उत्कर्षत्व बैठा है इंद्रिय संयोग में। प्रमात्रादिभ्यो अतिशयित्वात् आनत, क्या लिखा है? अतिशयित्वात् अतिशयितम साधकम साधकत्वम तदेव करणमिति। अतः इंद्रिय संयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात् प्रमाणम न प्रमात्रादि। प्रमात्रादि उसमें कारण नहीं है, उसमें क्या है? इंद्रिय संयोग को ही इसने कहा प्रमाण माना, वही करण है। साधकतमम कारणम वो किए थे ना लक्षण, अतिशयत्व होना जो इंद्रिय में ही होगा। हाँ, देखिए थोड़ा व्याकरण की भी चर्चा कर लेते हैं। क्यों? व्याकरण तो मुखम व्याकरण में स्मृतम, उसकी चर्चा करें, क्योंकि बार बार वही साधक तमाम कह रहे हैं तो हमको ध्यान आ गया। आप कारक प्रकरण हम पढ़े होंगे, वहां कर्ण का सूत्र क्या है? कर्ण कर्ण संज्ञा करने वाला साधक तमम करणम। तो साधक तमम करणम क्या है? अतिशयत्व तो क्या है? तदगत साधकगत अतिशयत्वम किम। तो वहां नीचे टीका में लिख देता है, एक लाइन याद कर लीजिए कि यद व्यापारानंतरम अव्यवहित, तो माने क्या है उसका? अव्यवहितोत्तर, माने जिस व्यापार के बाद अव्यवहित रूप से क्रिया की उत्पत्ति हो जाए, क्रिया की निष्पत्ति हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। देखिए, रामेण बाणेन हतो बाली में राम वृत्ति यदि व्यापार है, उस व्यापार के होने के बावजूद भी राम बाली मरता नहीं है, ठीक है ना। बहुत से कारक है, तत्त व्यापार करने के बावजूद भी बाण माने उसके प्राण विघात नहीं होते हैं। वही है मरण। मरण जो क्रिया है वो निष्पन्न नहीं होती। निष्पन्न कब होती है? जब बाण अपना व्यापार कर देता है। तो बाण का व्यापार क्या है? जब सीधे लग जाएगा सीने से, यही व्यापार है। तो उसी को कहते हैं हम करण। तो वही करण यहाँ पर भी है, ठीक है ना। प्रमाता प्रमेय के रहने पर भी इंद्रिय संयोग आदि के अव्यवहित तुरंत आपको चाक्षुष ज्ञान हुआ, तस्मात इंद्रिय संयोग आदि कारण करणम तदेव प्रमाणम। इसलिए इंद्रिय संयोग को ध्यान देना, बात को यहाँ पर क्या सिद्ध किया लास्ट में इसने? इंद्रिय संयोग को माना, ध्यान देना, इंद्रिय संयोग आदि प्रमाकरण प्रमाणम लिखा है, ठीक है ना। तानि च प्रमाणानि चत्वारि तथा च न्याय सूत्रम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि। ये सूत्र है, 4 प्रमाण मानता है। आपको सारी चीजें पता ही है, ठीक है ना। आगे की चर्चा कल होगी। जी भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।